हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल डिस्कस विद ज्योति में। तो आपको सभी को पता है हमारी लूसेंट जीके की वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन की एक सीरीज चल रही है जिसमें हमने अभी तक बायोलॉजी स्टार्ट की है और 2 अपने जो लेक्चर हैं इसके हो चुके हैं, जिन लेक्चर्स में हमने सीखी हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो बहुत बार एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। आज के इस वीडियो में हम उन इम्पोर्टेंट टर्म्स को तो कंप्लीट कर ही चुके हैं, बस 2-3 इम्पोर्टेंट टर्म्स और बची थी जो पुरानी बुक्स में नहीं है, लेकिन लूसेंट का जो नया वर्जन आया है, नई बुक लॉन्च हुई है उसमें है, तो वो करेंगे और फिर हम अपने क्लासिफिकेशन करेंगे और उसके बाद चलेंगे सेल्स पे। ठीक है, तो आज की वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं, टाइम ना वेस्ट करते हुए, तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। देखो तो कौन सी वो 2-3 बची हुई थी अपनी इंपॉर्टेंट टर्म्स, उन पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं। देखो होल्स्टीन फ्रीशियन क्या होता है? ये होता है एक नॉन इंडिजीनियस ब्रीड ऑफ काउ, ये किसी काउ की ब्रीड का एक नेम है होल्स्टीन फ्रीशियन। ठीक है, और देखो प्रीमेटोलॉजी, लॉजी मैं बता चुकी थी, स्टडी के लिए लॉजी वर्ड का यूज करते हैं। तो प्रीमेटोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ बॉडीज एंड बिहेवियर ऑफ ह्यूमन लाइक स्पीसीज। देखो किन को पढ़ेंगे हम, किन की स्टडी करेंगे? बॉडीज की स्टडी करेंगे और बिहेवियर की स्टडी करेंगे। किन की बॉडी और किन के बिहेवियर की? जो ह्यूमन लाइक स्पीसीज है, ह्यूमन नहीं है लेकिन उन जैसी हैं, जैसे कि मंकी, हम कहते हैं ना हम मंकीज से बने हैं, एप्स हो गए, ठीक है, और एंग्यूटन हो गए, ये सारे ह्यूमन लाइक स्पीसीज है, यानी कि मंकी के टाइप के होते हैं, थोड़े से बड़े होते हैं ऐसे ही। तो उनकी जो हम स्टडी करते हैं उनकी बॉडीज और उनके बिहेवियर की, उसको हम बोलते हैं प्रीमेटोलॉजी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला देखो कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स, ग्रेप्स की कल्टीवेशन को क्या बोलते हैं? वीटी कल्चर। कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स को क्या बोलते हैं? वीटी कल्चर। आगे ग्रोइंग वेजिटेबल, फ्लावर एंड फ्रूट फॉर कमर्शियल पर्पस। कमर्शियल पर्पस यानी कि बहुत लार्ज स्केल में हम उगा रहे हैं वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को और फ्लावर्स को, तो और उनको हम बेच भी सकते हैं। ठीक है, तो उसकी जो उसको हम बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। वेजिटेबल को, फ्लावर को और फ्रूट को बहुत ही लार्ज स्केल में कमर्शियल पर्पस के लिए अगर आप उगा रहे हो तो उसको हम बोलेंगे हॉर्टिकल्चर। आगे देखो एग्रीकल्चर, आप सभी को पता है एग्रीकल्चर क्या होता है? ऐसी साइंस, ऐसी आर्ट जिसमें हम सोइल को कल्टिवेट करते हैं, उसमें क्रॉप्स उगाते हैं और लाइफ स्टॉक को चलाते हैं अपने। ठीक है, उसको हम बोलते हैं एग्रीकल्चर। अगला देखो ओलेरिकल्चर क्या होता है? साइंस ऑफ ग्रोइंग वेजिटेबल डील विद द कल्चर ऑफ नॉन वुडी प्लांट फॉर फूड। ठीक है, ऐसी साइंस जिसमें हम वेजिटेबल्स को उगाते हैं, जिसमें हम नॉन वुडी प्लांट को उगाते हैं फूड के लिए, जिसमें वुड जो है वो ज़्यादा नहीं होती, उन प्लांट्स को उगाते हैं फूड के लिए, उसको बोलते हैं ओलेरिकल्चर। तो देखो अपना जो है वो वाला अपना जो है इंपॉर्टेंट टर्म्स का कॉन्सेप्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स करने की ज़रूरत नहीं है। हमने लूसेंट बुक के जितनी भी इंपॉर्टेंट टर्म्स थी वो सारी कर चुके हैं। तो एक बार जल्दी से मैं देख लेती हूँ आपने जो पिछली वीडियो है उसमें से पढ़ा है नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे पूछ लेती हूँ एक बार जल्दी से। तो देखो बताओ, मैंने पहले करा चुकी हूँ मैं, तुम बताओ स्टडीज ऑफ आई, व्हाट इज स्टडी ऑफ आई इज कॉल्ड? स्टडी ऑफ आई को हम क्या बोलते हैं? जल्दी से जिसको आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में लिख दो, स्टडी ऑफ आईज को क्या बोलते हैं। ठीक है, जल्दी बताओ। तो स्टडी ऑफ आईज को हम क्या बोलते हैं? तो स्टडी ऑफ आई को बोलते हैं हम ऑप्थेल्मोलॉजी। करेक्ट आंसर इसका क्या है? ऑप्थेल्मोलॉजी जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब बाकी डिस्कस कर लेते हैं एक बार जल्दी से। जो पहली बार चैनल पे आए हैं उनको, जिनको नहीं पता, तो मैं ऑप्शंस को भी डिस्कस कर रही हूँ, और जो पहली बार चैनल पे आए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, क्योंकि लूसेंट की बुक का वर्ड टू वर्ड डिस्कशन आपको किसी और चैनल पे नहीं मिलने वाला, और आपके लिए ही ये चैनल है। जीके की आपकी फुल तैयारी करानी है, साथ ही साथ हम प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन है वो भी डिस्कस करने वाले। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि इस सीरीज की कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो जाए। ठीक है, जल्दी से देखो ओडोंटोलॉजी क्या होता है? ओडोंटोलॉजी क्या होता है? टीथ की, ओडोंटोलॉजी अपनी क्या है? टीथ की और गम्स की। टीथ की और गम्स की जो हम स्टडी करते हैं उसको ओडोंटोलॉजी बोलते हैं। मैंने इसको याद कराया था डोंट से, जैसे डेंटिस्ट जो होता है, डेंटिस्ट होता है अपना, ठीक है, वहां से आप डोंट से इसको याद रख सकते हो। ओडोंटोलॉजी, ओडोंटोलॉजी किसकी होती है? टीथ की, और गम्स की जो स्टडी होती है उसको ओडोंटोलॉजी बोलते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी अपनी आईज की स्टडी हो गया। ओस्टियोलॉजी, ओस्टियोलॉजी स्टडी होता है किसकी? बोन्स की। बोन्स की जो स्टडी होती है, बोन्स की जो स्टडी होती है उसको बोलते हैं हम ओस्टियोलॉजी। बोन्स की स्टडी को ओस्टियोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, ओन्कोलॉजी, ये देखो ओन्कोलॉजी क्या होता है? ये स्टडी होती है किसकी? कैंसर्स की।
कैंसर्स की स्टडी या फिर ट्यूमर्स की स्टडी। कैंसर या ट्यूमर की जो स्टडी होती है उसको बोलते हैं ओंकोलॉजी। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखो, स्टडी ऑफ फॉसिल्स, ये मैं करा चुकी हूँ पहले की जो दो इंपॉर्टेंट टर्म्स वाली वीडियो हुई हैं उनको एक बार जाके जरूर देखना। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको पूरी सीरीज का लिंक दे दूंगी, तो दोनों की दोनों वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। ठीक है। स्टडी ऑफ फॉसिल्स को क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ फॉसिल्स बताओ जल्दी से, जिसको आता है जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दो भाई। स्टडी ऑफ फॉसिल्स पता तो चले कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, कितने बच्चे सीरियस हैं जॉब को लेके। तो फॉसिल्स की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? फॉसिल्स की स्टडी को बोलते हैं हम पैलियोंटोलॉजी। फॉसिल्स की स्टडी को हम बोलते हैं पैलियोंटोलॉजी। ठीक है। पैलियोंटोलॉजी किसको बोलते हैं? फॉसिल्स की स्टडी को। अब जल्दी से जो इसके ऑप्शंस दे रखे हैं इनको भी एक बार जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं, ये कौन से हैं। ठीक है, जल्दी से इनको बताओ अगर किसी को पता है जल्दी से। पोमोलॉजी देखो, पोमोलॉजी अपना क्या है? पोमोलॉजी था फ्रूट्स की, और जो फ्रूट यील्डिंग प्लांट है, फ्रूट की स्टडी और फ्रूट यील्डिंग प्लांट्स की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? फ्रूट और फ्रूट यील्डिंग प्लांट की स्टडी को बोलते हैं पोमोलॉजी। तो मैंने इसको किससे याद कराया था? पोमीग्रेनेट से याद कराया था। पोमीग्रेनेट अनार होता है अपना, तो अनार क्या होता है? फ्रूट। तो फ्रूट और फ्रूट यील्डिंग प्लांट की जो स्टडी होती है वो होती है पोमोलॉजी। ऐसे लर्न करोगे ना आप, ट्रिक्स से लर्न करोगे तो जीके बड़ी इजी लगेगी। अगला देखो, पैथोलॉजी क्या होता है? पैथोजेंस होते हैं, पैथोजेंस पैथोजन अपने होते हैं डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज कोज करते हैं। ठीक है, तो उनको पैथोजेंस बोलते हैं, उनकी स्टडी को पैथोलॉजी बोलते हैं। जैसे वायरस, ठीक है, वायरस को कोविड-19 आ रहा है ना आजकल। अच्छा, तुम सारे सोच रहे होंगे कि ये मैडम तो हाथ धो के ना वायरस के पीछे पड़ गए। तो भाई मैं हाथ धो के वायरस के पीछे नहीं पड़ी हूँ, हाथ इसलिए धो रहे हैं ताकि वायरस हमारे पीछे ना पड़ जाए। ठीक है, तो पैथोलॉजी होता है स्टडी ऑफ पैथोजेंस, डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोल सकते हो। ठीक है। फाइकोलॉजी देखो जल्दी से, फाइकोलॉजी क्या होती है? एल्गी, एल्गी का नाम सुना है ना? एल्गी की जो स्टडी होती है उसको हम फाइकोलॉजी बोलते हैं। फाइकोलॉजी किसको बोलते हैं? स्टडी ऑफ एल्गी को। और अपना आंसर स्टडी ऑफ फॉसिल्स का क्या है? पैलियोंटोलॉजी। फॉसिल्स की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? पैलियोंटोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस यही थे, ये इसलिए दिया था ताकि पता चल जाए आप पढ़ रहे हो साथ साथ या नहीं, और आपका इंटरेक्शन थोड़ा सा बना रहे ताकि आप क्लास में थोड़ा एक्टिव रहो। ठीक है, अब आगे का चलते हैं हम। अपना इंपॉर्टेंट टर्म्स हो चुकी है, हम अपनी ल्यूसेंट की बुक पे फिर से आ जाते हैं, देखते हैं इसको। देखो इंपॉर्टेंट टर्म्स के बाद क्या है? लिविंग। व्हाट इज लिविंग? किस चीज को हम कह सकते हैं कि कोई चीज लिविंग है या डेड है? कैसे पता लगा सकते हैं? तो वर्ड लिविंग को हम डिफाइन नहीं कर सकते। जिंदा कब कह सकते हैं किसी चीज को? ठीक है, तो वो चीज देखेंगे। जैसे हम कोई कहता है भाई अगर कोई बंदा सांस ले रहा है तो वो जिंदा है, लेकिन प्लांट्स भी तो हैं। ठीक है, वो तो हमें सांस लेते हुए नहीं दिखते लेकिन फिर भी वो लिविंग है। ठीक है, तो कोई मूवमेंट कर रहा है वो लिविंग हो सकता है, लेकिन जब हम सोते हैं हम तब भी जिंदा होते हैं, हम उस टाइम मूवमेंट तो नहीं कर रहे होते। ठीक है, तो लिविंग जो वर्ड है वो डिफाइंड नहीं है। तो लिविंग वर्ड को डिफाइन करने के लिए कैसे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कोई चीज लिविंग है या नॉन लिविंग है? देखो, देयर आर सर्टेन कैरेक्टर बाय विच लिविंग, यहाँ पे लिविंग आएगा, लिविंग कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम नॉन लिविंग। तो लिविंग और नॉन लिविंग को डिस्टिंग्विश करने के कुछ फैक्टर हैं। देखो, सबसे पहला और सबसे बेस्ट जो फैक्टर है वो है ग्रोथ। अगर कोई चीज टाइम के साथ साथ बढ़ रही है, ठीक है, ग्रोथ कर रही है, ग्रोथ का क्या मतलब है? वेट में इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स उसके इंक्रीज हो रहे हैं, साइज बढ़ रहा है। तो अगर नंबर ऑफ सेल में, मास में, ठीक है, या साइज में थोड़ा ग्रोथ आपको नजर आ रही है, इंक्रीज अगर नजर आ रहा है, तो ग्रोथ यानी कि लिविंग है। आप प्लांट भी उगाते हो तो वो धीरे धीरे बड़ा होता है, बच्चा है वो भी धीरे धीरे बड़ा होगा। ठीक है, तो अभी ग्रोथ से हम पता लगा सकते हैं चीज लिविंग है या फिर नॉन लिविंग। अगला देखो, रिप्रोडक्शन। लिविंग थिंग्स की एक बड़ी क्वालिटी होती है रिप्रोडक्शन। लिविंग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो उनके जैसे यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं, उन्हीं के जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ देयर सेम काइंड, उन्हीं जैसे यंग वंस को वो प्रोड्यूस करते हैं, रिप्रोडक्शन। ठीक है, मेटाबॉलिज्म। देखो, मेटाबॉलिज्म वर्ड आपने सुना बहुत बार होता है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को मेटाबॉलिज्म का मतलब नहीं पता होता। मेटाबॉलिज्म का मतलब है जितने भी केमिकल रिएक्शन अपनी बॉडी के अंदर हो रहे हैं, लिविंग सेल के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं उसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर। और चौथा और इम्पोर्टेंट है ये भी, ये है रिस्पॉन्स ऑफ स्टिमुलाई। अब स्टिमुलाई क्या होता है भाई? स्टिमुलाई होता है चेंज, स्टिमुलाई होता है चेंज।
चेंज। अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कोई भी चेंज आता है तो हम उसके लिए रिस्पोंड करते हैं, ठीक है। आपको कोई थप्पड़ मार देगा तो आप उल्टा उसको थप्पड़ मारोगे ना, ये खड़े रहोगे, गांधी जी बन जाओगे कि ना एक और पे मार दे, कुछ तो रिस्पोंड करोगे, कम से कम कोई थप्पड़ मारो उसकी तरफ देखोगे तो फील तो होएगा ना आपको। तो वो होता है रिस्पोंड करना, स्टिमुलाई, वो स्टिमुलाई ही है। कोई भी आपके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंज आ रहा है वो अपना स्टिमुलाई होता है। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो स्टिमुलाई के टुवर्ड्स रिस्पोंड करते हैं, ठीक है। लिविंग हैव द एबिलिटी टू सेंस द कंडीशन ऑफ देयर सराउंडिंग एंड रिस्पोंड टू स्टिमुलाई। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनके पास एक ऐसी क्षमता, एबिलिटी, ऐसी एबिलिटी होती है कि वो उनके जो सराउंडिंग में कंडीशन है उसको फील कर सकते हैं, सेंस कर सकते हैं, और जो स्टिमुलाई, जो चेंज आ रहा है इन्वायरमेंट में, उसकी तरफ रिस्पोंड कर सकते हैं, कुछ एक्शन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आगे होगा तुम्हें समझ में। आगे चलते हैं व्हाट इज लिविंग के बाद। अच्छा, रिस्पोंड टू स्टिमुलाई का एक और एग्जांपल दे दो, फिर आगे चलते हैं। रिस्पोंड, आपको छुई मुई का नाम सुना होगा। छुई मुई उसको बोलते हैं टच मी नोट प्लांट भी उसको बोलते हैं। उसको टच करो तो वो मुरझा जाता है बेचारा, उसके पत्ते सिकुड़ जाते हैं। टच मी नोट प्लांट या छुई मुई उसको बोल सकते हो। साइंटिफिक नेम उसका होता है मिमोसा पुडिका। साइंटिफिक नेम उसका होता है मिमोसा पुडिका, ठीक है। तो वो जब हम उसको टच करते हैं एकदम से सिकुड़ जाता है, उस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? सिस्मोनास्टिक मूवमेंट बोलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? सिस्मोनास्टिक मूवमेंट। SESMONASTIC, सिस्मोनास्टिक मूवमेंट उसको बोलते हैं हम, सिस्मोनास्टिक मूवमेंट, ठीक है। अब चलते हैं क्लासिफिकेशन की तरफ। यही था लिविंग में, और जो आ रहा है एक्स्ट्रा, जो आपको जरूरत है जानने की, वो मैं साथ साथ करवा रही हूँ, ठीक है। अब देखो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी है ऑर्गेनिज्म का? अब देखो, अपने जो अर्थ है उस पर करोड़ों लाखों ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिज्म हैं जो लिविंग है। तो हम हर किसी को अकेले अकेले सबकी प्रॉपर्टी तो नहीं पढ़ सकते। हम हमारे आसपास ही देखो, ह्यूमंस हैं, डॉग्स हैं, काऊ है, बुफेलो है, कैट्स हैं, मतलब इतने सारे, सबकी प्रॉपर्टीज़ को, सबकी क्वालिटीज़ को अलग अलग से नहीं पढ़ा जा सकता। तो हम उनको ग्रुप्स में क्लासीफाई कर देते हैं, ठीक है। ग्रुप्स में क्लासिफाई करने का क्या बेनिफिट होता है? ग्रुप्स में क्लासिफाई करने का बेनिफिट होता है, अगर आप एक ग्रुप को पढ़ लेते हो तो उस ग्रुप में जितने भी एनिमल्स आ रहे हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं, वो सारे कवर हो जाएंगे। दूसरे ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लोगे तो उसमें जितने आ रहे हैं वो कवर हो जाएंगे, ठीक है। एक बार इसको देखो जल्दी से। देखो, देयर आर मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिज्म, मिलियन ऑफ ऑर्गेनिज्म है। इट इज इम्पॉसिबल टू स्टडी ईच इंडिविजुअल सेपरेटली हम हर एक इंडिविजुअल को स्टडी नहीं कर सकते। क्लासिफिकेशन मीन्स टू कैटेगराइज ऑर्गेनिज्म इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? क्लासिफिकेशन का मतलब होगा सारे ऑर्गेनिज्म को अलग अलग ग्रुप में कैटेगराइज कर देना, अलग अलग ग्रुप में रख देना। स्टडी ऑफ एन इंडिविजुअल ऑफ अ ग्रुप गिव अस द आइडिया ऑफ द रेस्ट ऑफ मेंबर ऑफ दैट ग्रुप। अगर हम उस ग्रुप के एक भी मेंबर की स्टडी कर लेते हैं तो बाकी रेस्ट जितने भी मेंबर बचते हैं उस ग्रुप के, उनका हमें आइडिया लग जाता है भाई वो भी उस जैसे ही होंगे। उनकी प्रॉपर्टीज, जिनकी प्रॉपर्टीज आपस में मैच करती हैं, उन्हीं को हम क्लासिफिकेशन सेम ग्रुप में, उन्हीं को सेम ग्रुप में रखते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज या जिनकी क्वालिटीज हम कह सकते हैं। प्रॉपर्टी तो चलो ऐसा लगता है नॉन लिविंग की बात करें, क्वालिटीज जिनके आपस में मैच करती हैं, ठीक है। आगे देखो, लीनियस साइंटिस्ट का नेम है। मैंने बताया था साइंटिस्ट का नेम बायो में एक भी नहीं छोड़ना। साइंटिस्ट का नेम सबसे ज्यादा बार पूछा गया है जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो लीनियस जो था उसने सारे के सारे जो ऑर्गेनिज्म थे उनको दो किंगडम में डिवाइड करा था, प्लांटे में और एनिमेलिया में। तो नाम से पता लग रहा है प्लांटे में कौन आएंगे, सारे के सारे प्लांट्स। एनिमेलिया में कौन आए होंगे, सारे के सारे एनिमल्स, ठीक है। और उसकी बुक कौन सी बुक में करा था? सिस्टम अ नेचर जो उसकी एक बुक थी, उसमें उसने सारे के सारे ऑर्गेनिज्म को दो किंगडम में डिवाइड करा था, प्लांटे में और एनिमेलिया में, ठीक है। लेकिन द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम वाज लेड इन द लाइन ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम स्टार्टेड बाय लीनियस। लीनियस ने जो सिस्टम स्टार्ट किया था वहां से क्लासिफिकेशन स्टार्ट हो गया था करने, मतलब हमें पता लग गया था भाई क्लासिफिकेशन की जरूरत है, करना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए लीनियस ने वो स्टार्ट किया, सबसे पहली बार उसी ने दिया था। उसको हम बोला जाता है फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। अब जल्दी से बताओ टेक्सोनॉमी क्या होता है? टेक्सोनॉमी किसके लिए यूज करते हैं? इंपॉर्टेंट टर्म्स के जो लेक्चर हैं उनमें मैं टेक्सोनॉमी पढ़ा चुकी हूँ। जल्दी से जिस बच्चे को पता है वो कमेंट कर दो। दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, ये जो सेशन है, ये पूरी सीरीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पिछली जो है इंपॉर्टेंट टर्म्स की वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, उसको जरूर से जरूर देखना। अगर आपको जीके अपनी कवर करनी है ना पूरी, तो ये चैनल बेस्ट है। जल्दी से सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ठीक है, अगर अभी तक नहीं किया तो।
तो फादर ऑफ टेक्सोनोमी, टेक्सोनोमी चल जो बच्चा पहली बार आया उसको मैं रिपीट कर देती हूँ। टेक्सोनोमी होता है स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन की जो स्टडी होती है, स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन। नोमेनक्लेचर की जो स्टडी होती है उसको हम टेक्सोनोमी बोलते हैं, स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर मैं बता चुकी हूँ ये भी पहले, तो एक बार दोबारा रिपीट करिए। नोमेनक्लेचर होता है हर चीज को एक साइंटिफिक नेम दे देना, हर चीज को साइंटिफिक नेम दे देना नोमेनक्लेचर होता है, ठीक है। उसकी स्टडी को बोलते हैं टेक्सोनोमी। तो लीनियस जो है उसको फादर ऑफ टेक्सोनोमी बोला जाता है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, ध्यान से देखो, हु इज नोन एज द फादर ऑफ टेक्सोनोमी, तो लीनियस आ जाएगा, कार्लोस लीनियस इज नोन एज द फादर ऑफ टेक्सोनोमी, ठीक है। अब देखो, अब जो इसने प्लांटे और एनिमेलिया में डिवाइड करा था तो वो ज़्यादा मतलब उसको फादर ऑफ टेक्सोनोमी तो बोल दे क्योंकि उसने स्टार्ट करा, लेकिन ये अच्छा नहीं निकला, ये अच्छा नहीं निकला। क्यों नहीं अच्छा निकला? देखो प्लांट्स और एनिमल्स तो ठीक है, लेकिन जो अपने बैक्टीरिया है, वायरस को की बार छोड़ रही हूँ, वायरस का नाम नहीं लूंगी वरना तुम सब कमेंट करने लग जाओगे, वायरस वायरस करती रहती है। फिर आ गया फंगी, फिर आ गया यूग्लेना, बैक्टीरिया, फंगी, यूग्लेना, जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो उनको हम कहाँ रखें? बैक्टीरिया को एनिमल्स में रखें या प्लांट्स में? जो फंगी है, फंगी देखो प्लांट्स में रखें एनिमल्स में रखें, एल्गी को उसमें रखें प्लांट्स में एनिमल्स में, तो इनका समझ नहीं आ रहा था, प्लांट्स के अंदर आता है एनिमल्स के अंदर, लेकिन आते तो ये अभी तो अलग से इनको कैटेगराइज कर रखा है, अलग से इनका ग्रुप है। लेकिन जब लीनियस ने 2 ही किंगडम दिए थे हमें, ठीक है, तो उनमें पता लग रहा था इनको कहाँ रखें। तो इनकी जो डिस्प्यूट हुई, बहस हुई इनके ऊपर, इनकी पोजिशन नहीं क्लियर होती कौन से में रखें, इसलिए जो उसका सिस्टम था 2 किंगडम में क्लासिफाई करने वाला वो फेल हो गया था। तो हमें रिकंसिडरेशन ऑफ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पे दोबारा कंसीडर करना पड़ा, दोबारा उसके बारे में सोचना पड़ा। तो कौन सा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन माना गया और कौन सा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, कैसे क्लासीफाई किया, वो मैं अभी बताती हूँ आपको, ध्यान से देखो, ठीक है। आगे देखो, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो आज तक चल रहा है और बढ़िया है वो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, पूरे के पूरे लिविंग वर्ल्ड को, पूरे के पूरे लिविंग वर्ल्ड को 5 किंगडम्स में क्लासिफाई कर दिया, 5 किंगडम्स में क्लासिफाई कर दिया। पहला किंगडम मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंगी, चौथा प्लांटे, पांचवा एनिमेलिया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे, एनिमेलिया, ठीक है। तो सबसे पहले मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे, एनिमेलिया। बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि तुम्हारे माइंड में छप जाए, ये गलती से भी इसको भूल मत जाना, ठीक है, इसलिए बार बार रिपीट कर रही हूँ, ठीक है। तो अब देखो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया और क्यों ये इंपॉर्टेंट है। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, इसको भी साइंटिस्ट का नाम आ गया यहाँ पे, R.H. विटेकर। R.H. विटेकर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। कब दिया था? 1969 में। R.H. विटेकर साइंटिस्ट ने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। किसके बेस पे क्लासिफाई करा ऑर्गेनिज्म को? उनकी कॉम्प्लेक्सिटी के बेस पे, कोई ऑर्गेनिज्म कितना कॉम्प्लेक्स है, कितना सिंपल है, उनके सेल स्ट्रक्चर के बेस पे, सिंगल सेल का बना है, डबल मल्टी सेलुलर है, यूनिसेलुलर है, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी, उनकी बॉडी कितनी कॉम्प्लेक्स है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन जैसे कि खुद अपना ऑटोट्रोफिक है, हेट्रोट्रोफिक है, खुद खाना बनाता है, दूसरों से लेता है। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, पैरासिटिक वाला बताया था मैंने, जो दूसरों पे डिपेंड होते हैं, ठीक है। एंड फाइलोजेनिक रिलेशनशिप, और उनके बीच में क्या क्या रिलेशन है, उनके बेस पे हमने 5 किंगडम में उसको डिवाइड किया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे और एनिमेलिया में, ठीक है। अब देखो सबको एक एक करके डिस्कस करते हैं। मोनेरा, मोनेरा सबसे पहला अपना किंगडम है, तो उसमें कौन आता है? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। अब ये प्रोकैरियोटिक क्या होता है और यूकैरियोटिक क्या होता है, ये मैं आपको हो सका तो आज की वीडियो में ही बताऊंगी, वरना फिर कल की वीडियो में तो बताऊंगी, ठीक है। प्रोकैरियोटिक क्या होता है? इसमें सारे के सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आते हैं। प्रोकैरियोटिक अभी के लिए इतना समझ सकते हो कि मतलब जो पिछड़े हुए हैं, जिनका जो बॉडी डिजाइन है वो अच्छा नहीं है, बहुत बेकार सा बॉडी डिजाइन है, वो उनको प्रोकैरियोटिक बोल सकते हैं हम, ठीक है। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आते हैं जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, साइनोबैक्टीरिया, आर्कियोबैक्टीरिया, सारे के सारे जो बैक्टीरिया वो तो इसी के अंदर आएंगे, ठीक है। फिलामेंटस बैक्टीरिया भी इसी के अंदर आता है। और जितने भी ऑर्गेनिज्म इस किंगडम में आते हैं सारे माइक्रोस्कोपिक होते हैं, ठीक है, सारे के सारे माइक्रोस्कोपिक। तो इसका मतलब इसमें कौन आते हैं? सारे के सारे माइक्रोब आते हैं, ठीक है। अपने माइक्रोब मोनेरा के अंडर आएंगे, ठीक है भाई, आ गया समझ में। अगला देखो प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसमें भी यूनिसेलुलर ही होते हैं भाई, ठीक है। यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइक्रोस्कोपिक है और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ही आते हैं, क्योंकि प्रोकैरियोटिक जो होता है वो यूनिसेलुलर ही होता है, ठीक है। इसमें कौन सा आते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। और वो एक्वेटिक जो कि पानी में ज़्यादा पाए जाते हैं वो प्रोटिस्टा के अंडर
आते हैं। तो इसके जो है प्रोकैरियोटिक भी हो सकता है, मतलब पिछड़े हुए भी हो सकते हैं, और यूकैरियोटिक जो नए टाइप के हैं वो भी हो सकते हैं। ठीक है, तो एक्वेटिक हैबिटेट्स वाले हैं। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में वो ऑटोट्रोफिक, पैरासिटिक और सेप्रोफिटिक, इनमें से कोई भी हो सकता है। ऑटोट्रोफिक कौन से होते हैं? जो अपना खाना खुद बनाते हैं। पैरासिटिक जो दूसरों के ऊपर रह के उनको नुकसान पहुंचा के उनका खाना छीन लेते हैं, वो पैरासिटिक होते हैं। ठीक है, और एक होता है हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो कि हम हैं, जैसे हम प्लांट्स खाना बनाते हैं, हम प्लांट से खाना ले लेते हैं, हम हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है कोई डेड एंड डिकेइंग प्लांट एनिमल पड़ा हुआ है उसके ऊपर रहना। ठीक है, उसके ऊपर रहना वो होता है सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आगे देखो, डाईएटम फ्लैजेल्ला, फ्लैजेल्ला भी एक वो होता है, फ्लैजेल्ला भी अपना एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। और प्रोटोजोआ, ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। ये किसके अंदर आते हैं? ये प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं। फ्लैजेल्ला एंड प्रोटोजोआ भी प्रोटिस्टा के अंदर आता है। एक यूग्लेना भी इसके अंदर आता है। और ये जो अपना यूग्लेना है, इसका हेट्रोट्रोफिक और ऑटोट्रोफिक दोनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। हेट्रोट्रोफिक और ऑटोट्रोफिक दोनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है इसका। ठीक है, आगे चलो, आगे देखो, फंगी। तीसरा अपना किंगडम है फंगी। तो इसमें फंगी से नाम से ही पता चल रहा है, तो कौन आएंगे? ऐसे प्लांट्स इसके अंदर आते हैं जो नॉन ग्रीन होते हैं। ग्रीन कलर के अलावा जो उनसे प्लांट होते हैं वो इसके अंदर आते हैं। इसका कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है? सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स के ऊपर सर्वाइव करते हैं। देखो लिखा भी हुआ है, लिखा भी है, ग्रोइंग ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर में प्लांट्स एनिमल दोनों आते हैं। तो जो सेल वॉल है इसकी किसकी बनी होती है? चिटिन की। ये एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि जो फंगी की जो सेल वॉल है वो किससे बनी होती है? चिटिन से बनी होती है। कौन बनी होती है? सेल वॉल चिटिन से बनी होती है। ठीक है, एग्जाम्पल कौन कौन से? मशरूम है, म्यूकर है, एल्ब्यूगो है, एक्सेट्रा। ठीक है, अगर देखो प्लांटें, इस किंगडम में सारे के सारे प्लांट्स आएंगे, एल्गी को छोड़ के, फंगी को छोड़ के। ठीक है, और जो मोनेरो और प्रोटिस्टा में जो आ चुके हैं पहले, जो मतलब आ चुके हैं पहले वाले किंगडम्स में, उनको छोड़ के जितने भी प्लांट्स बचे हैं वो प्लांटे के अंदर आते हैं। एनिमल्स में क्या आएंगे? प्रोटोजोआ को छोड़ के जितने भी एनिमल्स बचे हैं, प्रोटोजोआ को छोड़ के जितने भी एनिमल्स बचे वो एनिमेलिया के अंदर आएंगे। अब देखो, मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ समझानी है जो कि इसमें नहीं दी हुई है, ल्यूसेंट की बुक में, थोड़ा सा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अब हमने किंगडम में क्लासीफाई करा, किंगडम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ ली, लेकिन जो हम क्लासीफाई करते हैं वो और भी बेसिस पे करते हैं। ठीक है, मतलब ये दिया तो हुआ है ल्यूसेंट में, पढ़ेंगे भी, बट यहाँ पे नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पे इसका जिक्र चल रहा है, तो यहीं पे करोगे तो थोड़ा फ़ायदा रहेगा। तो सबसे पहले तो हम किंगडम के बेस पे डिवाइड करते हैं, उसके बाद हम डिवाइड करते हैं फाइलम के बेस पे। उसके बाद जैसे ये होता है ना, मान लो ऐसे इसको 5 में डिवाइड करा, 2 3 4 5 हो गए, फिर इनको आपस में आगे डिवाइड कर दिए, फाइलम हो गया। फाइलम के बाद हम इनको डिवाइड करते हैं क्लास में। अब इनको भी मान लो आगे डिवाइड कर दिया क्लास में। क्लास के बाद हम डिवाइड करते हैं ऑर्डर में, ऑर्डर ORDER, फिर इनको भी आगे डिवाइड कर दिया। ठीक है, और ऑर्डर के बाद हम डिवाइड करते हैं, ऑर्डर के बाद डिवाइड करते हैं फैमिली में। ठीक है, इनको आगे डिवाइड करते हैं, चलो फैमिली में डिवाइड करेंगे। फैमिली के बाद आएगा अपना जीनस, और जीनस के बाद आएगा स्पीसीज। जीनस के बाद आएगा स्पीसीज। तो 1 2 3 4 5 6 7 स्टेज अपनी क्लासिफिकेशन की होती है। पहला किंगडम है, दूसरा है फाइलम, तीसरा है क्लास, चौथा ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। तो इसकी एक मैं जल्दी से आपको एक ट्रिक बता देती हूँ इसको याद करने की। क्या है, देखो एक लाइन से इसको याद रख सकते हो, कीप पोट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक। कीप पोट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक। इसका मतलब क्या हुआ, अपने जो पोट्स हैं उनको क्लीन रखो, वरना जो आपकी फैमिली है वो क्या हो जाएगी? बीमार हो जाएगी। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर। ठीक है, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। कीप पोट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक। तो इससे इजी तरीका मेरे ख्याल से आपको नहीं मिलेगा समझाने का। तो मैं साथ साथ जितने भी चीज़ें कवर हो रही है यार कोशिश कर रही हूँ, तो आप भी थोड़ा सा सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, इस सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर देना। ठीक है, आगे देखो,
अब देखो मैंने बता दिया 7 किंगडम की, 7 टाइप की क्लासिफिकेशन होगी, ठीक है, 5 किंगडम है उसमें। तो सबसे छोटी यूनिट कौन सी है क्लासिफिकेशन की? स्पीसीज है, सबसे लास्ट में स्पीसीज आया था ना। तो बेसिक यूनिट क्लासिफिकेशन की कौन हुई? स्पीसीज हुई। और हाईएस्ट यूनिट क्लासिफिकेशन की कौन हुई? किंगडम। तो मैं बता चुकी हूँ ये, ठीक है। अब कार्लोस लिनर्स कौन है? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। कार्लोस लिनर्स कौन है? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है। अब जल्दी से साइंटिफिक नेम देख लेते हैं जल्दी से कुछ ऑर्गेनिज्म के। तो मैन का मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मैन का होमो सैपियंस होता है साइंटिफिक नेम, ये आपको लर्न करने हैं। मैन का साइंटिफिक नेम क्या होगा? होमो सैपियंस। कैट का साइंटिफिक नेम क्या होगा? फेलिस डोमेस्टिका। फेलिस डोमेस्टिका जो है वो कैट का साइंटिफिक नेम होगा, ठीक है। अच्छा, एक बार साइंटिफिक नेम बताने से पहले कुछ एक चीज़ बतानी थी। अच्छा नहीं है वो, मैं बता देती हूँ आपको, शायद उसका मैं फ़ोटो लगाना भूल गई हूँ यहाँ पे, यहीं पे बता देती हूँ, ठीक है भाई। खुद यहाँ पे थोड़ा सा कर लेना, समझ लो। एक पैराग्राफ रह गया, उसको मैं एक बार जल्दी से बता देती हूँ। वो है अपना बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर होता है एक, मैंने बताया ना नोमेनक्लेचर क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम चाहिए था जिसमें हम हर चीज़ का नाम पूरे वर्ल्ड वाइड हो, ठीक है। मान लो हम कैट को कैट अपने इंडिया में कहते हैं, माँ क्या पता अमेरिका में कैट को कुछ और कहते हो, ठीक है, फलाना ढिमकाना कुछ तो कहते होंगे। मान लो कोई मेडिसन है, अभी मेडिसन थी वो जो सी हमने सारे वर्ल्ड में पहुंचाई है, तो उसका हमें पता, मान लो हम उसका अपनी मर्जी से कुछ और नाम रखे होते हैं और अमेरिका उसको कुछ और बोलता होता है, वो हमसे मेडिसन मांगता है, हमें पता ही नहीं चलता यार वो मांग क्या रहा है, ठीक है, मांग क्या रहा है वो हमसे, हम उसको कुछ और पकड़ा देते हैं। ऐसा नहीं होता। तो पूरे वर्ल्ड वाइड मेडिसिन्स हो गए, कुछ ऑर्गेनिज्म हो गए, एनिमल्स हो गए, उनके कुछ साइंटिफिक नेम रखे होते हैं पूरे वर्ल्ड में जो सेम रहते हैं, ठीक है, तभी हम उनको पहचान पाते हैं सारे वर्ल्ड में। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर यही होता है। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने लायक क्या है, मैं जल्दी से बता रही हूँ, सारी चीज़ें बता रही हूँ, प्रॉपर नेमिंग देनी होती है। तो इसमें 2 वर्ड में नेमिंग होती है, एक वर्ड ये, एक वर्ड ये, ठीक है। जैसे कि मैन का एग्जांपल देके आपको समझा रही हूँ, होमो सैपियंस, होमो सैपियंस, ठीक है, होमो सैपियंस, ठीक है। ये अपना स्मॉल है। होमो सैपियंस जो पहले वाला जो अपना वर्ड होता है वो क्या होता है, वो किसको डिनोट करता है? वो जीनस को डिनोट करता है, जीनस को डिनोट करेगा वो, ठीक है। 7 टाइप की क्लासिफिकेशन में जीनस को पढ़ा है, जीनस को डिनोट करता है पहले वाला वर्ड। दूसरे वाला वर्ड किसको डिनोट करता है? स्पीसीज को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है? स्पीसीज को डिनोट करता है। इसका पहले वाले वर्ड का हमेशा जो पहला लेटर है वो कैपिटल होता है और सेकंड वाले वर्ड का जो पहला लेटर है वो हमेशा स्मॉल लेटर रहता है। तो आगे होगा समझ में। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर एक सिस्टम होता है जिसमें हम नेमिंग करते हैं, सारी चीज़ों की साइंटिफिक नेमिंग करते हैं। तो पहले वाला वर्ड जो होता है वो किसको डिनोट करता है? जीनस को डिनोट करता है। दूसरे वाला जो वर्ड होता है वो स्पीसीज को डिनोट करता है। जीनस का जो पहला लेटर है वो हमेशा कैपिटल लेटर रहता है और स्पीसीज का जो पहला लेटर है वो हमेशा स्मॉल लेटर रहता है। तो उस पैराग्राफ में सिर्फ यही लिखा हुआ था, मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी है, उम्मीद है समझ आ गया होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब देखो, अब जल्दी से देख लो साइंटिफिक नेम कुछ ऑर्गेनिज्म के। देखो मैन का होमो सैपियंस हो गया, होमो क्या है? जीनस है, सैपियंस जो है वो स्पीसीज है, ठीक है। देखो छोटे लेटर में लिखा हुआ है पीछे वाले वर्ड को और पहले वाले वर्ड का जो है कैपिटल में लिखा हुआ है, ये मैं चीज़ समझा चुकी हूँ तुम्हें। देखो मैन का होमो सैपियंस, कैट होता है फेलिस डोमेस्टिका, मैंगो होगा मैंगीफेरा इंडिका, ग्राम क्या होता है? साइसर एरिएटिनम, साइसर एरिएटिनम, मस्टर्ड होगा ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस, वीट अपना होता है ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम एस्टिवम, फ्रॉग का राना टिग्रीना, डॉग का होता है कैनिस फेमिलेरिस, राइस का होगा ओरिजा सेटिवा, काऊ का होगा बोस इंडिकस, हाउस फ्लाई का मुस्का डोमेस्टिका, पी का होगा पाइसम सेटिवम, पाइसम सेटिवम। ये मैं कुछ पहले 1-2 आपको पहले भी बताया है, ठीक है। एक बार इनको दोबारा से मैं रिपीट कर रही हूँ ताकि थोड़ा सा आपके माइंड में कुछ तो याद हो जाए, बाकी आप थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लोगे तो पक्का याद हो जाएगा। मैन होता है होमो सैपियंस, लर्न आपको ये करना ही पड़ेगा, ठीक है, ज़रूरी है। कैट अपना होता है फेलिस डोमेस्टिका, मैंगो मैंगीफेरा इंडिका, साइसर एरिटिनम ग्राम, मस्टर्ड ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस, वीट ट्रिटिकम एस्टिवम, फ्रॉग राना टिग्रीना, डॉग कैनिस फेमिलेरिस, राइस ओरिजा सेटिवा, काउ बोस इंडिकस,
हाउस फ्लाई मुस्का डोमेस्टिका, पी पाइसम सैटिवम। ठीक है, पी अपना है पाइसम सैटिवम। तो जल्दी से ये आपको आ गया होगा समझ में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं भाई। वैसे तो मैंने आज सेल्स भी बढ़ाना था आपको, पर क्लास फिर ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आप लोग देखोगे नहीं, बोर हो जाओगे, रिवाइज नहीं करोगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, पहले ही आधे घंटे की क्लास हो चुकी है, तो सेल्स का जो टॉपिक है फिर वो कल की क्लास में करेंगे। सेल्स का टॉपिक फिर क्या करेंगे, कल की क्लास में करेंगे। आज के लिए फिर इतना यहीं पर फिनिश करते हैं। ठीक है, आज हमने क्लासिफिकेशन कंप्लीट करा है। ठीक है, और भी आगे जितने भी मैं वर्ड टू वर्ड डिस्कशन कर ही रही हूँ इसकी लूसेंट वाली बुक का, तो यार ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ वीडियो को शेयर कर देना। हम भी मेहनत कर रहे हैं, तुम भी अपने रिजल्ट के लिए मेहनत करो। सारी की सारी सीरीज़ की A to Z वीडियो को देखो, अच्छे से देखो, और साथ साथ बुक अगर आपके पास है तो उसको अंडरलाइन करते रहो, जो आपको लग रहा है लिखने लायक लिखते रहो। ठीक है, और अगर आपके पास बुक नहीं है तो यार यहाँ से भी कर लोगे ना तो सफिशियंट है, क्योंकि बुक में इससे अलग कुछ है ही नहीं। मैं एक एक वर्ड तो आपको बता रही हूँ। अब बुक की आपको रिक्वायरमेंट भी नहीं पड़ेगी, आप इसमें से देख देख के नोट्स बना लो, लेकिन कर लो भाई। अगर आपका सिलेक्शन लेना है ना, जो जीके की लूसेंट की बुक बहुत ज़्यादा फेमस है, सारे बच्चे ज़्यादातर इसको फॉलो करते हैं, तो भाई जीके आपकी कवर हो रही है, सबसे बड़ा सब्जेक्ट है, मैं इतने अच्छे से करा रही हूँ, तो यार आप भी फ़ायदा लो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसे तो इसके लग नहीं रहे हैं। ठीक है, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि सारे की सारी सीरीज़ की जो वीडियोस हैं वो आपको मिल जाएं। और पिछली वीडियोस का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है ही, वो देखना चाहते हो वो भी देख लेना। और आगे की वीडियोस आपको डेली एक वीडियो आपको मिलती रहेगी, डेली मिलती है। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो यार इस वीडियो से रिलेटेड, पहली वाली वीडियो से रिलेटेड, कुछ भी चीज़ से रिलेटेड, किसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कमेंट सेक्शन में लिख देना। और अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी है ना, तो यार वो भी कमेंट सेक्शन में लिखना, मेरे को थोड़ी सी खुशी होगी। लाइक करके मेरा भी हौसला बढ़ा दो कि भाई हाँ आप अच्छा काम कर रहे हो। ठीक है, तो मिलते हैं कल की वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इसके नोट्स बना लो। ठीक है, तब तक के लिए नोट्स बना लो इसके। बाय।